नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं तुषार शर्मा से। तुषार गॉट selected in UPSC 2022 examination. Tushar is an engineer from IIT Bombay and he was working in Ola before as program manager. Now as he has got selection in the UPSC examination, now he is joining as civil servant as decided by Government of India. So let's talk to Tushar. थैंक यू सर। So welcome Tushar and पहली बार बधाई हो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। थैंक यू सर। आज 2 दिन हो गए है ना, ट्यूसडे को रिजल्ट आया, थर्सडे। सो देयर हैज बीन ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। तो पर्सनली आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे लिया? आपने क्या रिएक्ट किया, किस तरह से रिएक्ट किया, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स? तो थोड़ा सा शेयर करिए हमारे साथ। तो मतलब जो जैसे मैं था पर्सनली, क्योंकि ये मेरे को 5 साल लग गए यहाँ तक आने में, तो मैं काफ़ी नॉर्मलाइज हो चुका था कि आउटकम कुछ भी हो सकता है। तो मैं मतलब आई वॉज हैप्पी, बट मैं ऐसे सुपर डिलाइट वाले मोड में नहीं था। आई वॉज हैप्पी कि ठीक है, गुड स्कोर है, 340 इज अ गुड रैंक, बट थोड़ी सेटिस्फैक्शन भी थी कि फाइनली हो गया ये। लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं और पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा खुश होते हैं। ऑल्सो गिवन कि मैं नॉर्थ इंडिया बैकग्राउंड से हूँ और यहाँ पे मेरे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में सिविल सर्विसेज की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, तो वो लोग बहुत खुश थे। और पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट तो किया ही होगा आपने? हाँ, वो तो ढोल वोल वाला काम किया है। अच्छा, ढोल वाला काम भी किया, मतलब कि प्रॉपर्ली सेलिब्रेट किया। यस सर। अच्छा, आपके एम्प्लॉयर्स जो ओला हैं वहाँ पे किसी से शेयर किया आपने? मेरी जो मैनेजर थी अनुसुईया, उनको मेरा व्हाट्सएप मिला था, तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था मेरे को। और 1-2 जो मेरे दोस्त थे ओला कैब्स में, उनसे जिनसे मैं टच में हूँ, उन्होंने भी बताया था मेरे को। तो वो भी काफी खुश हुए होंगे सुन के। यस, आई एम सॉरी। अच्छा, नॉर्मली जो यूपीएससी का प्रोसेस रहता है काफ़ी लेंदी रहता है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, करीब 15 महीने लगते हैं नोटिफिकेशन से लेके फाइनल रिजल्ट तक। प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस तो 3 महीने में हो जाता है, लेकिन जैसे कि मेंस आपने सितंबर 2022 में दिया। यस सर, सितंबर 20। उसके बाद रिजल्ट करीब 3 महीने बाद आया, दिसंबर में आया। और फिर इंटरव्यू आपको मार्च में जाके, मेरा मार्च में, 6 मार्च, और फाइनल रिजल्ट आया 23 मई। तो जो इंटरव्यू दिया और 23 में करीब 2.5 महीने का फ़र्क है। तो इस दौरान ये टाइम कैसे आपने बिताया? हालांकि गूज बम्स होंगे या कुछ बटरफ्लाइज होगी, एंजाइटी होगी, फियर होगा? तो मतलब ग्रेडियंट था। शुरुआत में जब एग्ज़ाम हो गया, इंटरव्यू हो गया था, तो काफ़ी इजी था कि ठीक है हो गया, एक प्रेशर रिलीव हो गया था। पर वो धीरे धीरे एंजाइटी बिल्डअप होती है। तो टुवर्ड्स द एंड मैं अपने दोस्तों से मिलने चला गया था बेंगलोर में आखिरी 10 दिन में, ताकि मैं पूरे दिन, क्योंकि जो एग्जाम दे चुका वो तो दे चुका, नंबर जो आने वो आने हैं, तो इसलिए मैं अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक शॉर्ट डिस्ट्रैक्शन जरूरी है एंजाइटी कम करने के लिए। यस सर, वो होती है। अच्छा, तो थोड़ा सा बताइए, जैसे अब ओला से आप पहले आईटी बॉम्बे से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं आप, आपने वहाँ, क्योंकि आईटी में तो बहुत से लोग इंस्पायर करते हैं कि आईटी में जगह मिले हमें, तो उससे बहुत बड़ा करियर, अच्छा करियर बनता है। तो उस करियर ना बना के आपने यूपीएससी तरफ शिफ्ट किया, तो ये डिसीजन आपने कब लिया और किसके कहने पे लिया, या फिर आपका खुद का डिसीजन था? सर, देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स कि मैं क्यों साइंस से पहले कॉर्पोरेट लाइफ में गया, फिर कॉर्पोरेट लाइफ से सिविल सर्विसेज में गया। बट वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स जो था वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो ड्यूरिंग ओला मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से नेगोशिएट करता था, वो एज अ ओला का रिप्रेजेंटेटिव। तो उन टॉक्स में मैं बहुत सारे सिविल सर्वेंट से मिलता था, और उससे मेरे को ऐसा फील आई कि मैं दूसरी साइड भी हो सकता हूँ टेबल्स के इन टॉक्स में। तो इसलिए मैंने वहां से मेरे को थोड़ा एंथुजियाज्म और मोटिवेशन आया। और बाकी फिर मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे कि सिविल सर्विस के लिए आप एफर्ट कीजिए। ऑल्सो बिकॉज मैं आईटी से था, तो सबको थोड़ी होप भी थी कि ये पॉसिबल है। मतलब फॉर मैनी स्टूडेंट्स वो शायद इस फियर में ही रुक जाते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए, बट मेरे साथ वो केस नहीं था। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैं इस साइड आया, और इस साइड आके आना सक्सेस रहा मेरे लिए। क्योंकि अभी भी रिसेंटली हिंदू में भी एक पूरा यूनिवर्सिटीज का ट्रैक रिकॉर्ड आया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा सिविल सर्वेंट दिए हैं। तो अभी भी जो टॉप आईआईटीज आ रहे हैं अभी भी, सो एक टाइप का एक बना हुआ कि अगर आप आईआईटी क्रैक कर सकते हो तो शायद यूपीएससी भी आप क्रैक कर सकते हो। इस टाइप का एक अंडरस्टैंडिंग शायद आती है लोगों के अंदर। सर मतलब
गिवन कि मैं आईआईटी से हूँ, मैं एक बात आपको श्योरली बता सकता हूँ कि आईआईटी क्रैक करना और यूपीएससी क्रैक करना दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक में अच्छे हो तो दूसरे में भी अच्छे होगे। जो फैक्टर रहता है कि क्योंकि आईआईटी जो कि क्यों आईआईटी से ज्यादा रहता है, वो मेरे हिसाब से इसलिए रहता है कि आईआईटी में वो लोग जा पाते हैं जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होकर उन्होंने साइंस स्ट्रीम पढ़ी थी, तो वो डेडिकेशन कॉमन है। आपको उतनी डेडिकेशन दोबारा दिखानी पड़ेगी और आर्ट स्ट्रीम पढ़नी पड़ेगी ताकि आप इसमें आ पाए। तो बहुत बार वो वाला फैक्टर काम कर जाता है। वो पर्सनैलिटी ट्रेट है, डेडिकेशन, फॉर्टिट्यूड और लगे रहने वाला एटीट्यूड जो होता है वो कॉमनली हेल्प करता है। बट जो हम्बल बैकग्राउंड से है और जो इतने अच्छे कॉलेजेस से नहीं है, ऐसे नामी कॉलेज से नहीं है, मेरे लिए उनको लिए भी यही सजेशन है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इनफैक्ट एक को मैं जानता हूँ, हिमांशु कौशिक, वो इतने अच्छे कॉलेज से नहीं थे बट उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्रैक कर दिया। मैं 5वें अटेम्प्ट में भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ। तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपका कॉलेज मैटर नहीं करता है, आपका डेडिकेशन इस सर्विस के लिए, इस पेपर के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पेपर के लिए ये मैटर करती है कि आप इस पेपर को क्रैक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ साल पहले प्रदीप सिंह यूपीएससी टॉपर थे और वो बिल्कुल नॉर्मल हरियाणा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से थे और फ्रॉम फार्मिंग बैकग्राउंड है ना, तो वो भी यूपीएससी रैंक 1 लेके आए। तो ये डिपेंड नहीं करता आप कौन से इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, आपकी डेडिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, जब आपने ये शिफ्ट किया, जैसे आपने जॉब को रिज़ाइन किया, तो आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे कि आप यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं? एक्चुअली मेरे पापा सपोर्टिव नहीं थे। मेरे पापा चाह रहे थे कि मैं थोड़ा वर्क एक्स ले लूँ, विच वुड लाइक अ प्लान बी। अगर यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो ठीक है, 2 साल 3 साल का वर्क एक्स जो होगा वो मेरे को दोबारा जॉब कॉर्पोरेट लाइफ में आने में जो हेल्प करेगा। तो पर शुरुआत में मेरे पापा को डाउट भी था कि मैं ये एसएसटी बोलते थे इसको कॉलेज स्कूल टाइम में, ये एसएसटी टाइप के सब्जेक्ट पढ़ भी पाऊंगा क्या नहीं। तो इस डाउट को मैंने क्लैरिफाई करने की, क्योंकि पेरेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी रहता है इस पेपर के लिए। तो मैंने क्या किया था कि मैं करीब 1.5 से 2 महीने के करीब मैं जॉब में रहते हुए इस पेपर की तैयारी चालू कर दी थी मैंने। तो मैं रोज शाम को घर आता था और 2-3 घंटा पढ़ता था। तो वो देख के मेरे पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आया और मेरे को पर्सनली भी कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये पेपर पढ़ सकता हूँ। और एक तरह से पेरेंट्स को भी लगा कि ठीक है, जॉब रिजाइन कीजिए आप और आप इस पेपर के लिए कीजिए। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना पड़ता है हर एक को, क्योंकि उसके बिना बेफालतू में रिस्क लेना और बेफालतू में फैमिली में टेंशन रहना वो अच्छा नहीं है। अच्छा, तो नॉर्मली जैसे सभी लोग करते हैं जो यूपीएससी की तरफ आते हैं, फाउंडेशन कोर्स आपने भी ज्वाइन किया, लाखों लोग ज्वाइन करते हैं फाउंडेशन कोर्स, लेकिन 1000 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब कि कैसे ये लोग डिफरेंशिएट हो पाते हैं, ये जो 1000 लोग बाकी लोगों से, जबकि बाकी लोग भी शायद उतने कैपेबल हो? सर मेरे हिसाब से, मतलब मैं पर्सनली फाउंडेशन कोर्स में रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से 90% बच्चे तो फाउंडेशन कोर्स में टाइम पास कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे तो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको भेज रखा है इसलिए, ना कि मेरे केस में तो जैसे जब मैं खुद आया था मेरे पेरेंट्स रेजिस्ट कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से काफी सारे बच्चे तो सीरियस होते ही नहीं है इस कोर्स को लेके कभी। तो हर साल मतलब 10,000 प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। आई थिंक एक हंच है मतलब कि 30,000 से 50,000 बच्चे ही हैं जो एक्चुअली रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वो में डिपेंड करता है कि वो कितना समझ पा रहे हैं प्रीलिम्स के पेपर को, कितना वो डेडिकेशन से कंसेप्चुअलाइज कर पा रहे हैं, और अदर फैक्टर्स जो करिकुलम रिलेटेड फैक्टर्स है वो बाद में प्ले आते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड इज नॉट सीरियस फॉर दिस पेपर। सिर्फ एक स्मॉल सेगमेंट सीरियस है और उन सीरियस बच्चों में कंपटीशन है। और जो भी फाउंडेशन कोर्सेज हैं, चाहे वो किसी भी डिसेंट कोचिंग के हों, वो एक जनरल ओवरव्यू यूपीएससी के बच्चों को देते हैं, उनका नॉलेज गैप्स फिल करते हैं जो स्कूल और कॉलेज में उनके साथ होते हैं। बाकी का रास्ता उनको खुद ही तय करना होता है। तो जहाँ पे जिसको हम पोस्ट कोचिंग कंसोलिडेशन की बात करते हैं, मास्टरिंग द कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, प्रैक्टिस की बात करते हैं, और जाहिर है बिकमिंग जॉब फिट एज पर डिमांड ऑफ यूपीएससी। तो पोस्ट कोचिंग प्रिपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है? तो अगर मैं इसको मतलब एक लाइन में बताना चाहूँ आपको कि मेरे को क्या राय है, मेरे हिसाब से एज अ साइंस स्टूडेंट स्पेसिफिकली मेरे लिए जो फाउंडेशन कोर्स था वो इस पेपर के लिए सिर्फ टॉपिक लिस्ट था। मतलब मेरे को पहले फ्रॉम डे वन मुझे पता ही नहीं था कि पढ़ना क्या क्या है। फाउंडेशन कोर्स ने मेरे को एटलीस्ट बता दिया कि यार ये सब पढ़ना है तुम्हें, ये स्कोप है इस पेपर का, ये एरिया है जो आपको एक्सपर्ट बनना है इस एरिया में। पर फाउंडेशन कोर्स
पर्सनली एक्सपर्ट नहीं बनाएगा आपको, वो खुद से एक्सपर्ट नहीं बनाने वाला है। वो बहुत बेसिक लेवल का रहता है और आप उसको समझ सकते हो, अगर पूरी प्रिपरेशन एक बुक है तो वो टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको सारे चैप्टर खुद लिखने हैं। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर वो फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रख लें कि फाउंडेशन कोर्स सिर्फ ओवरव्यू प्रोवाइड करता है यूपीएससी का। आगे का रास्ता खुद आपको तय करना है, और उसके लिए अभी हम और भी तुषार से बात करेंगे कि वो आपको गाइड करे कि पोस्ट कोचिंग क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। पोस्ट कोचिंग क्या, अगर मैं ये कहूँ कि पोस्ट कोचिंग क्या किसी रेगुलर गाइड या एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, या आप लोग जो सिलेक्ट होते हैं खुद ही कर सकते हैं? सर मेरे केस में मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एक मेंटर हो, मतलब प्रोफेसर भी एक मेंटर हो सकता है, और कोई फॉर्मर स्टूडेंट जिसको आप जानते हो जिसने क्वालिफाई किया वो भी एक मेंटर हो सकता है। तो एक मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए काफी सालों का काम है। मतलब कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देते हैं, बट जैसे मैं कहूँ मेरे को 5 साल लगे हैं, जिसमें मैं एक ड्रॉप ईयर भी था। तो इतने साल डेडिकेशन से एक ही डायरेक्शन में चलना आसान नहीं होता है, तो इसलिए कोई थर्ड पर्सन होता है जो आपको गाइड कर पाए तो इजी रहता है। और बहुत बार नॉन एकेडमिक इश्यूज भी आते हैं कि मोटिवेशन डाउन हो गया, मन नहीं लग रहा, ऐसे टाइप के इश्यूज भी आते हैं। तो उस एस्पेक्ट से भी एक मेंटर टाइप का आदमी हेल्प करता है कि इन फेजेस को, क्योंकि एवरीवन इज इमोशनल बीइंग, तो वो इमोशंस को कैसे हैंडल करना है इस पूरे प्रिपेयर में, वो भी की है। वरना कोई 5 साल लगा नहीं रह सकता है विदाउट इमोशनल मैनेजमेंट। वो इमोशनल बैकिंग हमेशा चाहिए होती है। जैसे अगर मैं देखा कि पोस्ट कोचिंग जो हम बात करते हैं, कुछ बास्केट ऑफ थिंग्स चाहिए, है ना, जैसे कि रेगुलर रिविजन चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, डिस्कशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। अगर हम इस बास्केट को प्रॉपर ऑर्डर में अगर हम रखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। यस सर। तो जैसे आप मेरे संपर्क में आए, तो तुषार मेरे संपर्क में आए थे फर्स्ट टाइम, कुछ राइटिंग इश्यूज थे, है ना, जिसको इम्प्रूव कर रहे थे। कह रहे थे मैं आईटी से हूँ, शायद इतना अच्छा ना लिख पाऊँ। मैंने उनको सीधे बताया कि भाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, इनिशियली ये सबकी राइटिंग एक जैसी होती है। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज से भी आ रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आईटीज़ वालों से आप अच्छा लिख पाओ या आईटी वाले आपसे कमज़ोर है। तो राइटिंग इश्यूज सबके साथ रहते हैं। उसके बाद हमारी बॉन्डिंग डेवलप हुई, और वो बॉन्डिंग वो रेगुलर हो गई। हम रेगुलरली फ़ोन पे कनेक्टेड थे, जूम मीटिंग्स भी हमने कई बार करी, आप कई बार मेरे घर भी आए, है ना। सो वो रेगुलर मेंटरशिप में कन्वर्ट हो गया। तो उस बॉन्डिंग का रिजल्ट है कि आज सिलेक्शन पाके तुषार बैठे। और कई बार क्या है, एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे उन्होंने बोला कि सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, सस्टेनेंस चाहिए इस एग्जामिनेशन में, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी तक जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने आप जैसे कई स्टूडेंट्स को गाइड किया है, और काफ़ी लोग सिलेक्टेड बैठे हुए हैं। तो ये अभी 10 से 15 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो मेरे खुद के पढ़ाए हुए हैं। अब इतना पढ़ाने के बाद मेरे को ये लगता है कि अब इस चीज़ को एक्सटेंड करना चाहिए। सो आई हैव नाउ बीन प्लानिंग टू लॉन्च अ प्रोग्राम कॉल्ड अचीव रैंक इन यूपीएससी 2024। जितनी भी चीज़ें आपने बताई, या फिर जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई और लोगों को बताई, उसको प्रॉपर शेप में अचीव रैंक इन 2024 वाले प्रोग्राम में 19 हम जून से हम लॉन्च कर रहे हैं। उसके 3 फेजेस हैं। स्टेज 1 इज़ द 12 मंथ बिल्डअप, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो लिंक में मिल जाएगी इस वीडियो के साथ। एंड स्टेज 2 फ्रॉम व्हाट प्रीलिम्स टू द मेंस एग्जामिनेशन। स्टेज 1 इसलिए ज़रूरी होता है, मैं तुषार भी शायद इस बात पे कुछ रोशनी डालेंगे कि स्टेज 1 जो है, जो हम नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमें मेंस की तैयारी भी कर लेनी है। क्योंकि मेंस की तैयारी प्रीलिम्स की बात तो बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि 3 महीने में आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस और रिविजन कर सकते हैं। मतलब मेंस और प्रीलिम्स बिल्कुल अलग पेपर है। हाँ। तो अगर आप ये मान के चलेंगे कि हमने प्रीलिम्स निकाल दिया तो हम मेंस भी निकाल देंगे, ये बिल्कुल गलत है। दोनों अलग ही पेपर हैं और अलग प्रिपरेशन चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो 6-6 बार प्रीलिम्स निकाल लेते हैं लेकिन मेंस नहीं निकालते, है ना। तो ये बहुत बड़ा इशू है। मतलब कि कुछ मेजर डिफरेंशिएशन आप बता सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के अप्रोच में? तो मतलब प्रीलिम्स बहुत फैक्चुअल रहता है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, और उनके क्वेश्चंस में भी ज्यादा स्कोप नहीं रहता है बात करने का। सीधा सीधा पूछेगा ये आता है तो बताओ ABCD में से क्या ऑप्शन है, नहीं तो छोड़ दीजिए। पर मेंस ऐसा नहीं होता। मेंस हमेशा ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको शायद, अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे थे तो भी आप पे ओपिनियन होंगे। जैसे कहेंगे कि जी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है तो क्या किया जाए इसके बारे में। तो मतलब ये ऐसे सवाल है, आम आदमी पे भी विचार होता है ऐसे सवालों पे। बिल्कुल। पर इन विचारों को
आम आदमी लिखेगा तो उसको 10 में से 1 नंबर मिलेगा। और आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है और इतना लेवल का आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी लॉ कमीशन ने क्या बोला इन सब चीजों पे, ताकि आपको 10 में से 5 नंबर मिले। तो वो गैप भरना पड़ेगा आपको विद प्रैक्टिस, विद टेक्निकल इंफॉर्मेशन। तो ये इसलिए मेंस और प्रीलिम्स में ये मेजर अंतर है। प्रीलिम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है और मेंस थोड़ा ओपिनियनेटेड क्वेश्चन पूछता है। अभी जैसे कि प्रीलिम्स अब 28 मई को है, कुछ लास्ट टिप्स आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स को? मतलब इन माय ओपिनियन लास्ट टिप्स होनी चाहिए कि आप रिवाइज करते रहिए और एक दिन पहले थोड़ा आराम करिए और कोशिश करिए कि रात को नींद नहीं आए। मतलब मुझे पता है कि वो नींद नहीं आती रात को, पर अगर आ गई नींद तो फायदा करेगी, क्योंकि पेपर में फ्रेश माइंड से जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन में आप सीरियसली कुछ खासा नहीं पढ़ सकते। अगर आपने 1 साल से जो पढ़ा है उसमें एक दिन इज 1/365 डेज, इतना ही % इंप्रूव करेंगे। तो बजाय उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि आप रिलैक्स रहें और आप अच्छी नींद लें, खाना पीना सही से खाएं, पेट खराब नहीं होना चाहिए पेपर में, और पेपर को दे के आइए एज अ फ्रेश पेपर। हर पेपर अलग होता है, इररिस्पेक्टिव आप कितने बार क्लियर किए या नहीं किए, हर पेपर अलग पेपर है आपके लिए। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस पे होते हैं जो नॉलेज स्पेसिफिक नहीं होते, रीजनिंग स्पेसिफिक होते हैं। ज़्यादा स्टूडेंट्स रीजनिंग को सीसेट का पार्ट मानते हैं, लेकिन रीजनिंग तो जीएस पेपर 1 का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीलिम्स में, है ना? तो वो किस टाइप के क्वेश्चन होता है, यूपीएससी क्या पूछना चाहता है उसमें? तो मतलब जैसे मैं पेपर देता था तो टू बी ऑनेस्ट मेरे को 100 में से 20 ही क्वेश्चन होते थे जो क्लियर कट पता था मुझे। ABCD सारे ऑप्शन सुन रखे थे और मुझे पता था ये 3 गलत है और ये करेक्ट ऑप्शन है। और बाकी 80 क्वेश्चन में करीब 60 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो डाइसी होते थे, जिसमें मुझे पता था कि यार ये 2 ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, पर एग्जैक्टली नहीं पता होता था। और मेरे पे काफी लॉजिकल आंसर होता था कि क्यों ऑप्शन ये वाला एक बेटर चांस है rather than सेकंड उसके। तो 50-50 टाइप्स तो पहले ही लग जाता है एलिमिनेशन से, और उसके बाद एक इंक्लिनेशन होता है पूरी स्टडी करते हुए। मेंस से फील आती है ये वाली, मतलब आपको फील आ जाएगी कि यार मोस्टली इन 2 में से ये ऑप्शन करेक्ट है। और मैं जैसे करता था, मतलब इन 60 में से मेरे 40 क्वेश्चन सही हो जाते थे, जबकि 50-50 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 30 ही सही होते, और ये 10 क्वेश्चन ही आपको कट ऑफ से ऊपर लेके जाते थे। मेरे लिए तो ऐसे ही रहता था। और कुछ क्वेश्चंस तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होते हैं जो किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। हाँ। तो यानी कि उसमें सिर्फ रीजनिंग ही लगेगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ। किताब में ढूंढने में कहीं नहीं मिलेगा, टीचर से पूछने जाओगे तो शायद उसको भी 2-3 दिन लगे बताने में, लेकिन यानी कि अगर यूपीएससी ने पूछा है तो यानी आपको लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट कर रहा है। हाँ, मतलब ऐसा है कि आपके सामने इंफॉर्मेशन दी होती है। बहुत बार लोग बार क्या कर, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको हर आंसर को ना अपनी जितनी भी नॉलेज पता है उसको मैक्स आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, और बहुत फ्लेक्सिबल रहना चाहिए आपके, आप कैसे ABCD में से आंसर डिराइव करो। फॉर एग्जांपल बहुत इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये नहीं करते, उनको कभी क्वेश्चन में डाउट होता है तो साइड में हिंदी लिखी हुई है उसकी। जैसे पूछ लिया फिंगर मिलेट क्या है, अब फिंगर मिलेट किसको पता क्या है? मैं तो आज तक उसको बाजरा सुना है, बाजरा गेहूं ये सब सुने टर्म्स, तो आप उसका साइड में हिंदी पढ़ सकते हो। पर बहुत बच्चे पेपर के बाद आके कहते हैं यार हमें तो पता ही नहीं था सीसम क्या होता है। भाई ज्वार होता है, सीसम साइड में लिखा हुआ है ABCD ऑप्शन। तो इस टाइप की फ्लेक्सिबल अप्रोच रहनी चाहिए आंसर करते हुए। हर कुछ भी लगाओ, सारे अगड़म तिगड़म लगा के ABCD देना है। फाइनली तो जो गोला भरा है आपने वो आपको नंबर दिलवाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सटीक बात बोली है, इनको सरल भाषा में, है ना? अच्छा, और तुषार, जैसे अभी प्रीलिम्स के बाद अगर बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो कुछ मेंस के लिए भी कुछ आप बता सकते हैं, तो कुछ गाइड करिए। मेंस में कौन से कीज एरियाज हैं जिनको देखने की जरूरत है पेपर बाय पेपर, जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4, कौन से की एरियाज हैं जो डेफिनेटली पूछे जाते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन में? तो मतलब शायद से रितेश सर हिंट करना चाह रहे हैं कि आप मतलब पैटर्न एनालिसिस वाली साइड देखिए, ध्यान दीजिए। पर पर्सनली स्पीकिंग आपको इस साइड ध्यान नहीं देना चाहिए। यूपीएससी कभी भी पलट सकता है, उसका पैटर्न कभी भी हिल सकता है, और हर एरिया इंपॉर्टेंट रहता है, बट थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके रखना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी हमने 10 दिन लगा दिए वर्ल्ड हिस्ट्री पे, और पॉसिबली आएगा भी तो भी एक क्वेश्चन आएगा, वो भी हो सकता है इतना इजी आए कि सब लोगों को आता हो, और अगर बहुत टफ आ गया तो भी फायदा है, किसी को नहीं आता होगा रिलेटिवली, फाइनली रैंक आपकी हिलेगी नहीं। तो थोड़ा इंटेलिजेंट रहना चाहिए कि हम किस एरिया को कितना फोकस दे रहे हैं, पर इन जनरल सारे एरिया को फोकस करना चाहिए, और सारे एरिया को जितनी उनको रिस्पेक्ट है हर एरिया की जो है, मतलब उसकी जो वर्थ है वो आपको उतना टाइम स्पेंड करना चाहिए उस एरिया पे। सारे
1 2 3 4 के पूरा पॉइंट बाय पॉइंट नोटिफिकेशन में लिखा होता है क्या क्या टॉपिक्स हैं, आपको वो सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए। और इनफैक्ट जो रिकमेंडेशन देते हैं टॉपर लोग, वो बहुत हेल्प करती है। उसका प्रिंट आउट निकालो और अपने सामने चिपका के रखो, ताकि आपको पता रहे कि मेरे को ये टॉपिक आता है और ये टॉपिक में मैं वीक हूँ, ये टॉपिक मुझे ओके पता है। और क्या आपका कोई डेली स्टडी प्लान था, वीकली स्टडी प्लान था जिसको आप फॉलो कर पाते थे, आपने बनाया, आप फॉलो कर पाए, ऐसा कुछ रहा, या फिर कभी यार गैप भी हो जाता था? तो इन जनरल जो मैं अभी कह रहा था आपको, तो मैंने ऐसे एक चार्ट बना रखा था, उस पे सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो टॉपिक 1 में 20 टॉपिक्स थे, GS 1 में 20 टॉपिक है, GS 2 में 20 टॉपिक है। तो उन सबके सामने मेरे पे लिखा होता था कि ये वाला टॉपिक मेरे को स्ट्रांगली पता है, ये वाला टॉपिक मेरे को माइल्डली पता है, ये वाला टॉपिक मेरा वीक है। तो जो मीडियम टॉपिक होते थे, ये मीडियम, स्ट्रांग और वीक वाले से ही मुझे पता चलता था मेरे को क्या करना है। तो मुझे दिख रहा है कि GS 2 के पेपर में 4 टॉपिक वीक है, तो भाई GS 2 के पेपर के वो 4 टॉपिक पढ़ लो। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको बस रिवाइज करके काम चल जाएगा, उसमें और कंटेंट ऐड करने की जरूरत नहीं। तो जब ये चार्ट बनाते हैं तो ये चीज ऑटोमेटिकली होने लग जाती है कि यार ये मेरा वीक एरिया है, मेरे को इस पे ज्यादा फोकस डालने की जरूरत है। तो वो जो वीक प्लान, ऐसे पता नहीं बाकी लोग क्या करते हैं, पर मैंने ऐसे कभी वीक प्लान नहीं बनाया कि ये वीक में ये करना है। हाँ। वो नेचुरली आ जाता है। ये जब आप लिखते हो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये एरियाज है जहाँ पे मेरे को काम करना है। तो तुषार प्रॉपर SWOT के बेसिस पे काम करते थे। उनको प्रॉपरली जब भी कोई पेपर पढ़ते थे, उनको इजीली आइडेंटिफाई हो जाता था कि कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, कौन से वीक एरियाज हैं, कहाँ पे एडिशनल सोर्सेज की जरूरत है, कहाँ पे गाइडेंस की जरूरत है। अगर एक सवाल मैं आपसे सेल्फिशली पूछता हूँ, आप मेरे कॉन्टेक्ट में आए, तो व्हाट वर द मेजर गेन्स, कितना क्रेडिट आप देना चाहेंगे मुझको इन टर्म्स ऑफ योर सिलेक्शन? तो मैं अगर बोलूँ तो जैसे ऑप्शनल पेपर 1 मतलब ऐसे और GS 1 2 3 4 और ऑप्शनल। तो ऑप्शनल के लिए तो मैंने कभी सर को अप्रोच किया नहीं, क्योंकि मेरा ऑप्शनल अलग था। ऐसे मेरे हिसाब से जितना भी मेरे को ऐसे में आता था वो सब सर की देन है। मैं कोई खासा ऐसे लिखता नहीं था, मैं साइंस का बच्चा था, वैसे ही ऐसे नहीं लिखा जाते थे मुझसे। तो सारा ऐसे को कैसे स्ट्रक्चर करना है वो सब मैंने सर से सीखा है। ऑल्दो इस बार मेरे ऐसे में ऐसे मार्क्स है कि ये नेगेटिव पब्लिसिटी है सर के लिए, पर इन जनरल मेरे पिछले साल बहुत अच्छे मार्क्स थे ऐसे में, वो भी सर की देन थी। तो ऐसे मेरे को बहुत स्ट्रांगली आता है और वो मेनली सर की वजह से आता है। GS 1 2 3 4 में भी मैं ये कहूँगा, 4 तो बहुत ही रैंडम पेपर है, तो 4 में भी सर की गाइडेंस बहुत हेल्प करी है। 1 और 2 में टू अ लार्ज एक्सटेंट हेल्प करी है। 2 में क्योंकि मैं PSIR बैकग्राउंड का था, तो 2 में मेरे को इतनी हेल्प की जरूरत नहीं थी। और 3 आई वुड से कि 3 में सर बेसिक स्ट्रक्चरिंग और बेसिक ब्रॉड लेवल कंसेप्ट आपको समझा पाता है, बट 3 थोड़ा टेक्निकल होता है पेपर नेचर में। तो वहाँ बजाय एक जर्नलिस्ट के एक एक्सपर्ट ज्यादा हेल्प करता है कि यार नैनोटेक क्या है, ये जरूरी नहीं है कि जर्नलिस्ट आदमी बता पाए आपको आराम से। ओके, सो अब यही जो हमने बातचीत करी तुषार के साथ, और आई होप कि तुषार एक अच्छे ऑफिसर्स के रूप में इमर्ज होंगे और जल्दी अपना जॉब ज्वाइन करेंगे, बिकॉज एज अ कंट्री वी रिक्वायर गुड सिविल सर्वेंट्स टू शेप द डेस्टिनी ऑफ द नेशन। तो मुझे लगता है कि आप उसमें कंट्रीब्यूशन इजीली कर पाएंगे आगे। सो थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस और थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस। अगर आपको अच्छी प्रोग्राम के बारे में जानना है तो ब्रोशर इस वीडियो के साथ लिंक में अटैच्ड है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम 19 जून से स्टार्ट है। That will be regular guidance, regular revision, regular practice, MCQs, answer writing, case studies, essay. That is complete build up till the next prelims for both prelims and mains examination. So thank you Tushar to talking to us, and thanks again for the coming. धन्यवाद सर। Thank you. Thank you.